Good morning, all my dear students of class 6. जो टाइम है आपके लेक्चर का वो है 1:15 का, और ये आज आपकी क्लास ऑनलाइन है। तो जो इसका लिंक है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाएगा। तो आप इसको सुनेंगे जैसा कि आप स्कूल में स्टूडियो के अंदर जो है, जो मैं बताता हूँ या जो मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का, वो आप वहाँ सुनते हैं। ऐसे ही आपको घर में जो लिंक आपको शेयर किया जाएगा वो आप अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब पर खुल जाएगा, और उसके बाद अपनी बुक को सामने रखते हुए और यूट्यूब से जो आपको वॉइस मिलेगी और जो टेक्स्ट देखने को मिलेगा उसको मैच करते हुए आप समझेंगे। अभी तक मैंने आपको इसमें पैरा नंबर 7 पढ़ा दिया है, और 7 में ये था कि जो जुम्मन है उसको क्रॉस एग्जामिन किया अलगू ने और दूसरे जो उनके सरपंच, उनके पंच में जो आने वाले लोग थे, क्योंकि सर अलगू जो था वो सरपंच था और बाकी उसके और भी बहुत से साथी थे जिन्होंने जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया। जो जुम्मन ने बताया, जुम्मन ने भी अपनी कुछ मजबूरी बताई कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, और मैंने उनसे वायदा किया था कि मैं उनको जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं सपोर्ट करता रहूँगा, और मैंने अपनी भरपूर कोशिश करी। बट लगातार मेरे बीवी और उनके बीच में लड़ाई होती रही, जिसको मैं बिल्कुल रोक नहीं पा रहा था। एंड इसके बाद जो है वो मेरी आंटी ने मंथली अलाउंस जो है वो मंथली अलाउंस का मतलब जो महीने का जो एक अमाउंट होता है, जो अलाउंस होता है, हर्जाना जिसको बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने मुझे जो है वो फोर्स किया, या उन्होंने क्लेम किया कि आप मुझे वो मंथली हर्जाना दो, जो कि पॉसिबल नहीं है और यही मुझे कहना। तो इस वजह से जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया। अब क्रॉस एग्जामिन करने के बाद क्या हुआ ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड अदर्स, ये मैंने बता दिया था। तब अलगू ने अनाउंस किया कि हम लोगों ने मैटर को बहुत कायदे से समझा, और हमारी ओपिनियन में, यानी कि इन आर ओपिनियन, हमारी राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। जुम्मन को अपनी आंटी को जो मंथली हर्जाना है, जो महीने का हर्जाना है, जो ज़मीन उसने ली है और उसके एवज में वो आंटी का ख्याल नहीं रख पा रहा है, आंटी को अपने साथ नहीं रख पा रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उसको मंथली हर्जाना देना पड़ेगा, या आप उसको उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि या फिर जो है कहीं ना कहीं जुम्मन को अपनी आंटी की जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, उसको वापस करनी पड़ेगी। इतनी बात हुई। अब मैं आपको ये पैरा नंबर 8 से पढ़ा रहा हूँ। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैरा है। कहते हैं, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली। देखिए यहाँ पे ये सेल्डम दिया हुआ है, SELDOM, सेल्डम, और सेल्डम का मतलब रेयरली। रेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से। रेयरली, ये वर्ड रेयर से आया, RARE, रेयर से आया। तो रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। फिर से देख लीजिएगा, मैं इसी वजह से आराम से पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग सुन सकें। SELDOM, सेल्डम, और सेल्डम का मतलब होता है रेयरली। अब क्या है, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब ये जो दोनों दोस्त थे, जिनका नाम जुम्मन और अरगू था, ये एक साथ बहुत मुश्किल से दिखाई दिए। मतलब उस दिन का दिन, और अब अच्छा खासा समय हो गया है, उसके बाद से ये जो जुम्मन और अलगू थे, ये दोनों एक साथ बहुत मुश्किल से दिखाई दिए, बहुत ही रेयरली एक साथ दिखाई दिए, जो कि हमेशा हुआ करते थे। गांव वाले देख करके हैरान भी हुआ करते थे, राइट। फैमिली वाले भी उनकी दोस्ती का लोहा मानते थे। लेकिन जब से अलगू ने जुम्मन को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जो कि एक पंच के पास आकर के, पंच के पास जो केस आया था ना, पंच के पास जो केस आया आंटी के तरफ से, आंटी के साइड से, जब उस पर अलगू ने जुम्मन को जिम्मेदार ठहराया, तो एक तरह से दोनों में कहीं ना कहीं दूरी हो गई।
और इसी वजह से दोनों दोस्त बड़ी मुश्किल से एक साथ कभी दिखाई दिए हों। कहते द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, द बॉन्ड जो दोस्ती का जो रिश्ता था, बॉन्ड का मतलब रिश्ते से है, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और जो दोस्ती का रिश्ता था इन दोनों के बीच का वाज ब्रोकन, ये टूट गया था। इनफैक्ट अगर और कुछ ना कहें तो सच ये है, इनफैक्ट का मतलब सच है, कि जुम्मन एंड अलगूज एनिमी, जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब हुआ क्या था कि जुम्मन जो था वो अलगू का बिल्कुल दुश्मन हो गया था। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, स्पेलिंग है ENEMY, एनिमी होता है, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। एंड वांटेड, वांटेड का मतलब होता है चाहना, WANTED होता है वांटेड। और रिवेंज का मतलब होता है REVENGE, रिवेंज का मतलब होता है बदला। और सच कहा जाए तो जुम्मन जो था वो अलगू का दुश्मन हो गया था और उससे रिवेंज यानी कि उससे बदला लेना चाहता था। अब ये पैरा है, फिर से देख लीजिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब मुश्किल से दोनों दोस्त एक साथ फिर कभी दिखाई दिए हों। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, जो दोस्ती का बॉन्ड था उन दोनों के बीच में, वो टूट गया था। और सच है कि जुम्मन जो है वो अलगू का दुश्मन हो गया था और उससे बदला लेना चाह रहा था। ये बात यहां तक आई, ये बात पैरा नंबर 8 की है। अब उसके बाद क्या है, पार्ट थर्ड में आते हैं, पैरा 9 है कि डेज पास्ड, डेज पास्ड का मतलब होता है दिन गुजरे, और एज इल लक, एज इल, इल का मतलब खराब, और लक का मतलब यहाँ पे किस्मत से है। एज इल लक वुड हैव इट, और जो खराब किस्मत थी वो कुछ कुछ अलग ही जो है वो खेल खेल रही थी। और वो क्या था, वो आप आगे यहाँ देखिए। दिन पास हुए और जैसे कि बुरी किस्मत बस आ ही चुकी थी, वो जगह ले ही चुकी थी। अब हुआ क्या अब देखिए, कहते हैं कि अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अलगू चौधरी की जो पोजीशन थी, जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, वो बहुत बेहतर नहीं थी। और बेहतर ना हो पाने का मतलब था कि कहीं ना कहीं उसके पास पैसे की किल्लत आ गई थी, पैसे की कमी थी। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए यहाँ पे लिखा है TIGHT, टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। जो अलगू था उसकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई थी। हर किसी के साथ होता है, कभी कभी आपके पास पैसा होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो वो एक सिचुएशन जो होती है उसको हम टाइट सिचुएशन बोलते हैं, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन बोलते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या कि वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बलक्स, वन ऑफ हिज फाइन फाइन पेयर ऑफ बलक्स, बलक्स का मतलब होता है बैलों की जोड़ी से, है ना, बुलक। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बलक्स डाइड, उसका एक बैलों का जोड़ा था, जिन बैलों के जोड़े में से एक जो था बैल, वो खत्म हो गया था। एंड इसके बाद एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और जो दूसरा था वो उसने समझू साहू को बेच दिया था। अब आप समझिए, उनके पास दो बैलों की जोड़ी थी, सिचुएशन जब उनकी टाइट हुई, यानी कि पैसा उनके पास नहीं रहा था, तो ऐसे में उन्होंने अपने दोनों बैलों में से सबसे पहले एक बैल तो बेच दिया। एक बैल तो उनका जो मर गया था, और दूसरा जो बैल था वो उन्होंने समझू साहू को, समझू, ये कोई साहू होंगे, उनका नाम समझू था, उनको उन्होंने बेच दिया। और ये करता क्या था, ये कार ड्राइवर था जो गांव में रहता था। अ कार ड्राइवर, कार्ट का मतलब था जो गाड़ी होती है बैलगाड़ी, राइट, उसका कार्ट, उसी को बोलते हैं कार्ट, कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। ये एक तरह से बैलगाड़ी चलाने वाला था गांव का। द अंडरस्टैंडिंग वॉज, अंडरस्टैंडिंग का मतलब तय क्या हुआ था, तय हुआ था कि साहू पे द प्राइस ऑफ बुलक इन अ मंथ्स टाइम। जो साहू है वो उस बुलक का, उस बैल का जो पैसा है वो एक महीने के अंदर तक दे देगा। भाई दो बैलों का जोड़ा ये खत्म हो गया, तो एक उसने क्या करा, समझो साहू को उसने बेच दिया। बात ये तय पाई गई कि साहू जो है वो प्राइस जो है बुलक का वो एक ही महीने में दे देगा।
इट इज सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक तो उसका खुद घर पे मरा था बैल, और दूसरा क्या हुआ कि वो एक ही महीने के अंदर वो भी खत्म हो गया जिसको उसने साहू को बेचा था। अब देखिए क्या हो रहा है। अब पैरा नंबर 10 पर आते हैं। कहते हैं सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, जो बैल था उसके मौत के कई महीने बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने साहू को पैसे के लिए याद दिलाया। बैल खत्म हुआ, एक महीने के अंदर उसका अमाउंट देना था, और अब यहां कई महीने बीत चुके थे, तो अलगू ने साहू को उसके पैसे के बारे में याद दिलाया, which he had not yet paid, जिसको अभी भी उसने पे नहीं किया था। अब जैसे ही उसने उसको याद दिलाया, साहू गॉट वेरी अनॉयड। वेरी अनॉयड का मतलब होता है चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना। एनॉयड, एनॉयड का मतलब चिढ़ने से है, गुस्सा होने से है। तो साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू जो था वो बड़ा चिढ़ गया, या बहुत झल्ला गया। एंड उसने झल्लाते हुए कहा कि आई कैन नॉट पे यू अ पेनी फॉर द रिच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं नहीं पे कर सकता हूं तुम्हें एक भी पैसा, पेनी का मतलब पैसे से है यहाँ पर, एक भी पैसा मैं तुम्हें नहीं पे कर सकता हूं फॉर द रिच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। बीस्ट का मतलब है जानवर, और ऐसा जानवर जो कमजोर रहा हो, जो बिल्कुल एकदम क्या उसको बोलते हैं कि ठीक ठाक पोजीशन में ना हो, जो रिच्ड बीस्ट था, बीस्ट का मतलब यहाँ पे जानवर से है, कि ऐसा तुमने जानवर मुझे बेचा, राइट, जो कि बहुत कमजोर था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin। यहां पर रिच का मतलब कमजोर भी है, और कमजोर के साथ साथ जैसे मनहूस जिसको नहीं बोलते, मनहूस, वो रिच्ड बीस्ट। आई कैन नॉट पे यू अ पेनी फॉर द रिच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तुम्हें उसका एक भी पैसा नहीं दे सकता हूं जो मनहूस जानवर तुमने मुझे बेचा था। कहते हैं ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, वो कुछ नहीं लेकर के आया सिवा बर्बादी के। मतलब सिवा बर्बादी के, जो मतलब जब से मैंने जानवर खरीदा तब से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। और अब वो क्या करा कि आई हैव अ बलक, अब मेरा एक ही बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। नो मनी फॉर द डेड बलक, ही सेड एंग्रीली। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। कहते हैं कि ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो बर्बादी हमको दी है, बाकी और कुछ नहीं दिया। आई हैव अ बलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। अब वो उसका जवाब कैसे दे रहा, वो भी जवाब कैसे दे रहा है, कह रहा है कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, मेरे पास भी एक बैल है, एंड नाउ यू यूज इट फॉर अ मंथ, तुम इसको एक महीने के लिए रख लो अपने पास, और फिर मुझे इसको वापस कर देना। और फिर वो कहता है कि देखिए, मरे हुए बलक के लिए, ऐसा बलक है ना, बलक जो मर चुका है, उसके लिए कोई पैसा नहीं। और ये बात उसने बड़े ही गुस्से में कही। He said angrily, एंग्रिली का मतलब होता है गुस्से में आकर के उसने बात कही कि भैया ऐसा है कि मेरे पास भी एक बैल है, तुम ले लो और एक महीने बाद मुझे रिटर्न कर देना। मरे हुए बलक के लिए कोई पैसा नहीं देगा, और ये बात वो गुस्से में उससे कहता है। अब देखिए क्या है, फिर अलगू डिसाइडेड, ये पैरा नंबर 11 है, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने इस बारे में सोचा और फिर ये डिसाइड करा कि हमें इस केस को पंचायत के पास लेके जाना चाहिए। कहते फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स preparations for holding पंचायत were made। अब हुआ क्या कि एक बार पंचायत बैठी थी जब जुम्मन का मसला आया, और दूसरी बार पंचायत जो है कुछ ही महीने के अंदर बैठ गई थी जहां पर अलगू का मसला आ गया। फिर होता क्या है कि प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, जो तैयारी होनी होती है पंचायत बैठाने के लिए, पंचायत को बुलाने के लिए, वो हो गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट,
और दोनों पार्टीज का मतलब साहू एक पार्टी और अलगू दूसरी पार्टी, या अलगू पहली पार्टी और साहू दूसरी पार्टी। इन दोनों लोगों ने लोगों से मिलना शुरू करा और अपने अपने सपोर्ट के लिए बात करनी चालू कर दी। होता ना, पंचायत की प्रिपरेशन शुरू हो गई। अब उसको ये पता चल गया कि यार ये तो मामला पंचायत में चला जाएगा, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे से न मिलते हुए, जो कि जरूरी होता है जब आप कोई मसला हो तो आपस में पहले बैठ लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी इसी वजह से खराब होती है, क्योंकि कोर्ट का जो मामला होता है, कोर्ट का जो आदेश होता है, वो आखिरी आदेश होता है। तो पंचायत जो है वो फिर उसी बनान ट्री के नीचे बैठी। बनान ट्री जो आपने देखा होगा, जो बरगद का पेड़ था, उसके नीचे फिर पंचायत लगी। जो पंचायत थी वॉज हेल्ड अंडर द बैनियन ट्री। जो पंचायत थी वो फिर उसी बैनियन ट्री के अंदर, बैनियन ट्री के नीचे वो पंचायत लगी। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ एंड सेड, और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू ने यह बात कही कि जो पंच की आवाज है, जो पंच फैसला करेगा, इज द वॉइस ऑफ गॉड, वो भगवान का फैसला होगा। लेट्स साहू नॉमिनेट द हेड पंच। और इसी वजह से साहू को जो है वो पंच को जो है वो नॉमिनेट कर लेना चाहिए। जिसको भी वो इस पंच का हेड बनाए हमें मंजूर है। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। ये बात अलगू जो है वो कहता है, जो बैनियन ट्री के ही उसमें जो पंचायत बैठी, तो वहां पे वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि पंच की जो आवाज होगी वो आवाज जो है भगवान की होगी। इसी वजह से साहू को जो है वो पंच का हेड नॉमिनेट कर लेना चाहिए, चुन लेना चाहिए। और जो साहू कहेगा, या जो पंच का जो हेड होगा, वो जो कहेगा, मैं उसका डिसीजन को मानूंगा। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अब देखिए क्या होता है पैरा नंबर 13। साहू सॉ हिज चांस। साहू ने जब ये मौका देखा तो उसने बिना किसी वक्त को लगाए हुए उसने जुम्मन का नाम जो है वो प्रपोज कर दिया, एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। उसने जैसे ही इस बात को बोला कि साहू जो है वो पंच को नॉमिनेट कर ले और मैं उसके डिसीजन को मानूंगा, तो साहू ने बिना कोई मौका गंवाए फौरन जुम्मन का नाम जो है वो प्रपोज कर दिया। अब क्या हुआ, अलगूज हार्ट सैंक। सैंक का मतलब होता है यहाँ पर डूबने से। बिल्कुल अलगू जैसे ही अलगू ने जुम्मन का नाम सुना, उसका दिल एकदम डूबने लगा। एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू। उसको लगा कि यार अब तो सब चला गया, लेकिन अब वो कर क्या सकता था, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। तो आज के लिए ये जो पैरा नंबर 13 है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे मैं आपको आगे आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।